हेलो गाइस, तो हम लोगों ने रिवीजन कर लिया था जेट स्ट्रीम। एंड जेट स्ट्रीम के बाद फिर हमने बादल के बारे में पढ़ लिया था। बादल के बाद संघनन, ये सब हो गए थे। और आज हम लोग पढ़ेंगे चक्रवात भी हो गया था। समुद्र विज्ञान में हमने समुद्र विज्ञान में हमने देखा था सागरों का क्षेत्रीयकरण। जो है सागरों का क्षेत्रीयकरण पढ़ने वाले हैं। तो सागरों के क्षेत्रीयकरण में हमने आपको इधर वाला पार्ट जो है क्रीक, गल्फ, बे और बाइट किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें जो है इसका रिवाइज हो गया है। अब हम लोग करेंगे सागरों का क्षेत्रीयकरण के बारे में। इसमें भी मैं थोड़ा सा पिछले वीडियो में रिव्यू दे दिया था, बट इसमें फिर से स्टार्ट करते हैं। तो सागरीय और सागरों का क्षेत्रीयकरण क्या होता है। तो इसमें महासागरों का जो मंडलीकरण होता है उसको भिन्न भिन्न आधारों पर किया जाता है। एक तो है सूर्य के प्रवेश्यता के आधार पर, मतलब सूर्य कहाँ तक प्रवेश किया। तो इसमें देखने के लिए सबसे पहले हम जो हमारा, जैसे मान लिया ए है हमारा, यहाँ पे एक महाद्वीप है और यहाँ पे जल है बहुत, मतलब महासागर में जल है। तो सूर्य का प्रकाश जब आता है तो इस महासागर के 200 मीटर तक की गहराई तक, जो है 200 मीटर तक गहराई तक प्रकाश जो है पूर्ण रूप से जा पाता है। और 200 मीटर जाने के बाद, जैसे मान लिया मैं यहाँ चित्र बनाता हूँ, मान लिया तो ये हो गया, एक महाद्वीप हो गया, किसी महाद्वीप के सटे हुए महासागर है। तो मान लिया ये 200 मीटर की गहराई है और इधर 1000 मीटर की गहराई है। तो मान लिया सूर्य सन का लाइट आया, तो सन का लाइट इसी 200 मीटर की गहराई तक, मतलब यहाँ से लेकर के इसी 200 मीटर की गहराई तक आएगा सीधे। और इस 200 मीटर गहराई तक पूरा प्रकाश मंडल हो जाएगा। उसके बाद ये प्रकाश क्या होता है, बिखर जाता है, विसरित हो जाता है। तो इसे विसरण मंडल कहते हैं या विसरित प्रकाश कहते हैं। और उसके नीचे जो है 1000 मीटर की गहराई के नीचे जो है प्रकाश दिखाई नहीं देता, जिसे क्या कहते हैं, एफोटिक कहते हैं, मतलब एफोटिक। एफोटिक जोन, ए माने नहीं, फोटिक माने प्रकाश, जहाँ मतलब प्रकाश नहीं है उसे एफोटिक जोन कहते हैं। और ये ऐसी स्थिति कहाँ होती है, 1000 मीटर गहराई के नीचे। और 200 से 1000 के बीच क्या होता है, प्रकाश का विसरण हो जाता है, तो इसलिए इसे विसरण क्षेत्र या डायस्पेटिक कहते हैं। और ऊपर प्रकाश रहता है तो इसे फोटिक जोन या प्रकाश मंडल क्षेत्र कहते हैं। तो यही जो है बुक में, इसमें नोट्स में आपके लिखा हुआ है कि सूर्य के प्रवेशता के आधार पर फोटिक जोन प्रकाश मंडल, डायस्फोटिक जोन विसरण मंडल मतलब विसरण क्षेत्र, और एफोटिक जोन अंधकार क्षेत्र जहाँ पे प्रकाश उपस्थित नहीं होता है। तो ये तो हो गया सूर्य के प्रवेशता के आधार पर विभाजन। अब हम देख रहे हैं जैव परिस्थितिकी विभाजन। जैव परिस्थितिकी विभाजन में हम दो तरह के, एक तो बैथिल जोन और एक पैलेजिक जोन जो है देखते हैं। तो बैथिल जोन क्या होता है, जैसे मान लिया कि एक तो महासागर गहरा होता है। जैसे मान लिया कोई महासागर है, फिर से चित्र बना लेते हैं। मान लिया कोई महासागर है, तो एक तो हो गया इसकी गहराई और एक हो गया इसकी इस तरह से चौड़ाई, इसको क्षैतिज तल में। ऐसे तो महासागर मान लिया भरा है, तो एक तो गहरे के अनुसार जा सकते हैं और एक क्षैतिज में जा सकते हैं। तो क्षैतिज वाला जो भाग रहता है इसको अलग अलग भागों में बांटते हैं। इसे कहते हैं पैलेजिक जोन, पैलेजिक जोन कहते हैं। और नीचे की गहराई जो है तो उसे कहते हैं बैथिल जोन। अब ये बैथिल जोन और पैलेजिक जोन भी जो है वो पांच पांच प्रकार के होते हैं। बैथिल जोन में क्या क्या आता है, एक तो आता है लिटरल जोन, नेरेटिक जोन, बेंथिक जोन, एबिसल जोन, हेडल जोन। और पैलेजिक जोन में क्या आता है, ईओ जोन, मेसो जोन, बैथी जोन, एबिसल जोन, हेडल जोन। तो ये जो है पांच पांच करके दोनों हैं, एक तो गहराई के अनुसार और एक जो है ऊपर क्षैतिज जो है क्षैतिज के अनुसार। तो सबसे पहले गहराई के अनुसार समझ लेते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर का जो, ये देखो फर्स्ट नंबर गहराई के अनुसार जब 10 मीटर तक जाते हैं तो लिटरल जोन मिलता है। 10 मीटर से 200 मीटर तक जाते हैं तो हमें नेरेटिक जोन मिलता है। और 200 मीटर से 4000 मीटर की गहराई तक बेंथिक जोन मिलता है। और 4000 से 6000 मीटर की गहराई तक एबिसल जोन मिलता है। और 6000 के नीचे जो गहराई है उसको हेडल जोन वहाँ पे मिलता है। तो अब इन पांचों को जो है हमने जो लिटरल जोन, नेरेटिक जोन, बेंथिक जोन और एबिसल जोन और हेडल जोन पढ़े हैं, इसका जो है पांचों का देख लेते हैं इसकी विशेषताएं क्या हैं। तो सबसे पहले लिटरल जोन में क्या होता है, लिटरल जोन में यह उच्च ज्वार एवं निम्न ज्वार के मध्य का तटीय क्षेत्र होता है। मतलब इसमें उच्च ज्वार और निम्न ज्वार जो होता है उसके मध्य का तटीय क्षेत्र लिटरल जोन है।
और जिसे स्थलीय एवं सागरीय परितंत्र के मध्य की संक्रमणशील भी पेटी भी कहा जाता है या इकोटोन बोलते हैं। यहाँ पे डैश दिया है तो इसको इकोटोन आप भर लेना कि इकोटोन कहा जाता है, संक्रमणशील पेटी या इकोटोन कहा जाता है। तो इकोटोन किसे कहते हैं? जो लिटरल जोन हमारा है वह उच्च ज्वार एवं निम्न ज्वार के मध्य का तटीय क्षेत्र है और स्थलीय तथा सागरीय परितंत्र के मध्य की संक्रमणशील पेटी है। जो स्थलीय और सागरीय परितंत्र है, ये स्थल, देखो ये स्थल वाला है, ये स्थल है और इधर सागर है, तो इसके मध्य की जो पेटी है, संक्रमणशील पेटी है, इसी को कहते हैं इकोटोन बोलते हैं। तो लिटरल जोन क्या है? एक इकोटोन भी इसे कहा जाता है लिटरल जोन को। और यहाँ लवणीय जल जो है, लवणीय जल ज़्यादा रहता है तो उसमें पनपने वाले लवणोद्भिद एवं स्थल तथा नदियों के स्वच्छ जल में पनपने वाले जलोद्भिद, तो कौन कौन सी? एक तो लवणोद्भिद हो गया और एक हो गया जलोद्भिद। ये दोनों जो है वनस्पतियाँ जो है पाई जाती हैं कहाँ पे? लिटरल जोन में। और लिटरल जोन को हिंदी में कहते हैं बेलांचली मंडल। तो बेलांचली मंडल में कौन क्या? लवणोद्भिद और जलोद्भिद जो है वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। उभयनिष्ठ जंतु का वर्ग पाया जाता है। तो ये हो गया। फिर है नेरोटिक जोन। नेरोटिक जोन 200 मीटर की गहराई तक का तट का क्षेत्र होता है। इसमें प्रकाश संश्लेषी पादप प्लवक शैवाल पाए जाते हैं और इनमें इनमें जो है जैव द्रव्यमान मतलब बॉडी से पानी निकाल दो तो उसे जैव द्रव्यमान कहते हैं। किसी भी जीव के अंदर से अगर उसके बॉडी से जो है पानी निकाल दोगे तो उसका जो द्रव्यमान आएगा उसी को जैव द्रव्यमान कहते हैं। और इसमें जो है सर्वाधिक जैव विविधता है, क्योंकि इस भाग में सागरीय जल क्षेत्र की जो है सर्वाधिक जैव विविधता इसलिए है क्योंकि यहाँ पे प्रकाश 200 मीटर तक की गहराई तक प्रकाश उपस्थित रहता है। तो जब प्रकाश उपस्थित रहेगा तो वहाँ पे जैव विविधता भी रहेगी, सारा चीज़ अच्छे से काम करेगा। और यहाँ पे जो है विभिन्न प्रकार की शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी जंतु भी रहते हैं। तो ये हो गया नेरोटिक जोन के बारे में, मतलब 200 मीटर की गहराई तक के बारे में। और लिटरल जोन के बारे में हो गया। अब इसके बाद बेंथिक जोन, जो 200 मीटर की गहराई से 1000 की मीटर की गहराई तक की तली का भाग जो होता है उसे कहते हैं बेंथिक जोन। यहाँ पे प्रकाश जो रहता है पूर्णतः अनुपस्थित रहता है, मतलब प्रकाश ऐसे विसरित है ना, तो विसरित मतलब समझ लो कि अनुपस्थित ही रहता है। तो अनुपस्थित रहता है तो इसलिए यहाँ पर 1% जैव विविधता पाई जाती है। और एबिसल जोन में तो प्रकाश बिल्कुल ही अनुपस्थित रहता है, तो यहाँ जीवों की लगभग अनुपस्थित रहती है, यहाँ पे जीव नहीं रहते हैं। और यहाँ पे अत्यंत ठंडा जल और उच्च जलदाब की प्राप्ति होती है। और यहाँ पे केवल अति सूक्ष्म मात्रा में बैक्टीरिया बिखरी हुई अवस्था में पाए जाते हैं। ये होता है एबिसल जोन का, जो कि 1000 मीटर से 4000 मीटर की गहराई तक होता है। सॉरी, 4000 मीटर से 6000 मीटर की गहराई तक का होता है। उसके बाद फिर जो हमारा हेडल जोन होता है वो 6000 मीटर की गहराई से अधिक होता है हेडल जोन। और हेडल जोन में गर्त पाए जाते हैं, ट्रंच और खाइयाँ पाई जाती हैं। तो आप लोग पूछेंगे गर्त और खाई क्या है? गर्त अलग है तो खाई अलग है क्या? तो इसको सर ने भी बताया है, गर्त और खाई। जैसे मान लिया कि ऐसे करके मतलब कोई स्ट्रक्चर है, तो एक तो एकदम नुकीला भाग नीचे गहरा था उसको गर्त कहते हैं, और इधर जो बना हुआ है इसे खाई बोलते हैं। ऐसे खाई बन करके फिर नीचे आ जाता है, गर्त बन जाता है। ये भी गहरा है, दोनों गहरे हैं, लेकिन ये ऊपर वाला भाग है खाई और नीचे जो आता है उसे गर्त बोलते हैं। इसको अभी आगे और पढ़ लेंगे। फिर है पैलेजिक जोन। अब पैलेजिक जोन कौन सा? ऊपर वाला। एक तो गहराई के अनुसार था बैथिल जोन, अब आ जाएगा ऊपर वाला पैलेजिक जोन। तो यह सागरीय जो खुला जल मंडल है जिसे गहराई के अनुसार 5 वर्गों में बांटते हैं। इसको भी गहराई के अनुसार जो है 5 वर्गों में बांटते हैं। तो अगर खुला जल तंत्र है तो गहराई कैसे होगी? तो इसमें भी मुझे कन्फ्यूज़न है, बट अगर आपको इसमें से मतलब इसको पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। फिर है ईओ पैलेज। अब इसके बारे में पढ़ने के लिए तो पीडीएफ में अभी तो इतना ही है, तो नेक्स्ट पीडीएफ ओपन कर लेते हैं। हाँ, फिर देखो, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं ईओ पैलेजिक जोन। तो ईओ पैलेजिक जोन 200 मीटर की गहराई तक होता है। मेसो पैलेजिक जोन 1000 मीटर की गहराई तक होता है। और बैथी पैलेजिक जोन
4000 मीटर तक की गहराई तक होता है। एबिसल 4000 से 6000 और हेडल 6000 से नीचे। अब देखो नोट इसमें क्या लिखा है, एबेसल, हेडल, पेलेजिक, इनमें सागरीय जीवों की मात्रा अत्यंत कम पाई जाती है, क्योंकि यहाँ प्रकाश नहीं रहता, इसलिए इन्हें सागरीय जीव मरुभूमि कहा जाता है। जो एबिसल, हेडल और पेलेजिक, जो पेलेजिक जोन होते हैं, एबिसल और हेडल पेलेजिक जोन होते हैं, ये तो पेलेजिक जोन लिखा ही है। ये दोनों जो होते हैं एबिसल, हेडल, मतलब नीचे वाले, यहाँ पे जीवों की मात्रा अत्यंत कम पाई जाती है, क्योंकि प्रकाश अनुपस्थित रहता है, और इसलिए इन्हें सागरीय जो है जैव मरुभूमि भी कहते हैं। तो सागरीय जैव मरुभूमि एबिसल और हेडल पेलेजिक जोन को कहते हैं। तो स्पेलिंग थोड़ा बहुत आगे होगा, लेकिन इसकी शुद्ध स्पेलिंग शायद पेलेजिक है, पेलेजिक। तो अब इसके बाद हम लोग ये देख लिए सागरीय क्षेत्र का क्षेत्रीकरण, सागरों का क्षेत्रीकरण, जिसमें सूर्य की प्रवेशता के आधार पर और जैव परिस्थिति के विभाजन के आधार पर। अब हम लोग पढ़ेंगे महासागरीय तली का भूगर्भिक स्थलाकृतिक विभाजन। सागरीय तली का उच्चावच भी से बोलते हैं। तो महासागरीय तली का भूगर्भिक या स्थलाकृतिक विभाजन या सागरीय उच्चावच भी बोलते हैं। तो एक तो महासागर में होता है, एक महाद्वीपीय सीमांत होता है, एक सागरीय सीमांत। क्योंकि जैसे मान लिया कोई महासागर है, तो कोई महासागर, ये जो मान लिया महासागर है, तो ये महासागर किसी द्वीप से जुड़ा होगा, महाद्वीप से। ये मान लिया महाद्वीप है और इधर इसी महाद्वीप से जुड़ा हुआ महासागर है। तो दो सीमांत हो गए, एक तो हो गया महाद्वीपीय सीमांत, ये वाला सीमांत हो गया, और एक हो गया जो है हमारा सागरीय सीमांत या सागरीय सीमांत बने ये नीचे वाला, इधर वाला, इधर वाला। तो ये दोनों सीमांत किस तरह से होते हैं, तो इस तरह से होते हैं, ऐसे मान लिया। तो एक तो हो गया मान लिया महाद्वीपीय सीमांत, ऐसे करके इसको भी डिवाइड करेंगे तो समझा देंगे। और दूसरा हो गया ये अपना तली, सागर तल का सिद्धांत, जो सागर के तल के नीचे ज़मीन है, और इधर फिर महाद्वीप। तो इसमें मान लिया सागर, इसमें जल भरे हुए हैं। तो एक तो जो जल भरा हुआ उसके नीचे वाला भाग, ठीक ये वाला भाग, जल के पूरे नीचे वाला भाग कहते हैं इसको सागरीय सीमांत। और जो इधर किनारे पे रहता है महाद्वीप वाला हिस्सा, उसे कहते हैं महाद्वीपीय सिद्धांत। तो इनको वर्गीकृत करेंगे। तो जो महाद्वीपीय सिद्धांत है, सीमांत है, महाद्वीपीय सिद्धांत नहीं, सीमांत जो है, सीमांत माने भाग, वो 3 प्रकार के होते हैं, महाद्वीपीय निमग्न तट, महाद्वीपीय ढाल और महाद्वीपीय उत्थान। तो निमग्न तट को बोलते हैं स्लैब्स, निमग्न तट को बोलते हैं सेल्फ, फिर सेल्फ के बाद स्लोप, ये जो है ढाल को स्लोप, और उत्थान को राइज। सेल्फ सेल्फ स्लोप एंड राइज 3 तरह के होते हैं। तो महाद्वीपीय सीमांत 3 प्रकार से बांटे जा सकते हैं, महाद्वीपीय निमग्न तट, महाद्वीपीय निमग्न ढाल और महाद्वीपीय निमग्न उत्थान। तो निमग्न माने होता है कि जल में डूबा हुआ, और सागरीय सीमांत सागरीय वितलीय मैदान, जो नीचे वाले मैदान हैं इनको। तो अब कैसे बांटते हैं, ये देखो ये लिखा है कि जो सागर की गहराई नापते हैं, समुद्र की गहराई, उसको फैदोमीटर से नापते हैं। 1 फैदोमीटर बराबर होता है 6 फीट, और 6 फीट यानी कि 2 मीटर के बराबर होता है। तो सबसे पहले चित्र समझ लेते हैं, उसके बाद देखो ये जो सी लेवल का ऊपर वाला जो सी लेवल होता है, उस लाइन को कहते हैं डेक्टम लाइन। मतलब जो जल का लास्ट एकदम ऊपर वाला हिस्सा होता है, उस पे लाइन खींचे तो उसे डेक्टम लाइन कहते हैं। सी लेवल मतलब समुद्र का स्तर, उसे सी लेवल को डेक्टम लाइन कहते हैं। अब ये जो हमने चित्र बनाया है इधर वाला ऐसे करके, ये है महाद्वीप का हिस्सा। ये क्या है, महाद्वीप का हिस्सा है जो दोनों तरफ है। देखो इधर भी ये महाद्वीप का हिस्सा है। अब महाद्वीप के फिर ये दो महाद्वीपीय सीमांत, इसी दोनों को महाद्वीपीय सीमांत कहते हैं। और फिर जो सागर के नीचे वाला हिस्सा है ये वाला, ये भी एकदम बराबर नहीं है, ये भी ऊंच नीच, कहीं पर्वत कहीं पठार है, तो इसे बोलते हैं सागरीय सीमांत। सागरीय सीमांत का हिस्सा 82.5% होता है। और जो महाद्वीपीय तल का हिस्सा है वो, उसमें 3 तरह के भाग होते हैं, एक तो महाद्वीपीय निमग्न तट, एक ढाल और एक उत्थान। महाद्वीपीय निमग्न तट जो होता है वो 7.5% होता है, ढाल 8.5% होता है, और राइज जो होता है वो 1.5 होता है, 1.5%। अब इनकी गहराई क्या होती है तो इसको भी समझ लेते हैं। तो जो सेल्फ है, जैसे मान लिया ए महाद्वीप का ये हिस्सा, सेल्फ वाला जो हिस्सा है वो कितनी मीटर गहराई तक होता है, 200 मीटर की गहराई तक होता है।
फिर 200 मीटर से गहराई से 3660 मीटर तक आपका स्लोप होता है, स्लोप वाला हिस्सा होता है। फिर 3660 से 4000 मीटर तक का राइज वाला, उत्थान वाला हिस्सा होता है। ये महाद्वीप का हो गया। फिर उसके बाद आपका आता है सागरीय प्रांत में ट्रेंच हो गया, पर्वत हो गए, गुयाट हो गया। तो गुयाट क्या किसे कहते हैं इसको आगे भी पढ़ेंगे। रिज हो गया, रिज भी आपने पढ़ा, आप सरल से बनते हैं। उसके बाद ये हो गया महाद्वीप का हिस्सा। तो सबसे पहले आप पढ़ लेते हैं इसको, महाद्वीपीय सीमांत क्या है। तो सागरीय तली के उच्चावच या प्राथमिक स्थलाकृतियों को कोसिन्ना महोदय ने उच्चतादर्शी वक्र से, मतलब उच्चतादर्शी वक्र से विभाजित किया है। और इसके अनुसार सागरीय तली जो है 2 वर्गों में विभाजित है। एक तो महाद्वीपीय सीमांत है और एक हो गया सागरीय सीमांत। महाद्वीपीय सिद्धांत क्या है? यह द्वीपीय तटों से संलग्न वह हिस्से हैं जो सागरीय जल में डूबे हुए हैं। मतलब ये तो मान लिया बड़ा सा महाद्वीप है और इसमें ये जो महाद्वीप है, महाद्वीपीय सीमांत, वो सागर के जल से डूबा हुआ है। इसको 3 रूपों में बांटा जा सकता है। महाद्वीपीय निमग्न तट, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। तो निमग्न तट क्या होता है? तटों से संलग्न जल में डूबा हुआ महाद्वीपों का वह हिस्सा जिसका ढाल 1 डिग्री से 2 डिग्री के बीच होता है। मतलब ढाल जो होता है ऐसे 1 डिग्री से 2 डिग्री के बीच होता है। गहराई लगभग 200 मीटर, औसत चौड़ाई लगभग 75 किलोमीटर। परंतु जो 60 डिग्री से 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य जो है दुनिया का सबसे चौड़ा मग्न तट पाया जाता है। तो दुनिया का सबसे चौड़ा मग्न तट कहाँ पाया जाता है? मान लिया एक उत्तरी गोलार्ध 60 डिग्री से 70 डिग्री के मध्य, यहाँ पे 60 डिग्री हो गया और यहाँ पे 70 डिग्री, इनके मध्य जो है दुनिया का सबसे चौड़ा निमग्न तट पाया जाता है। देखो यहाँ पे चित्र भी बना है, यहाँ पे चित्र बना है। 60 डिग्री से 70 डिग्री के मध्य दुनिया का सबसे चौड़ा निमग्न तट पाया जाता है। जिन तटों से अब उसके बाद फिर इसी में लिखा है कि जिन तटों से, निमग्न तट में ही, जिन तटों से संलग्न पर्वत होती हैं उनकी चौड़ाई कम होती है। और जिन तटों से जिन तटों से मैदानों का संलग्न होता है, जो महासागरीय मतलब मैदान संलग्न जुड़ी हुई होती हैं, उनकी चौड़ाई ज़्यादा होती है उन तटों की। तो कैसे, इसको भी देखो यहाँ पे चित्र बनाया हुआ है। जैसे मान लिया एक है मैदान, इतना बड़ा मैदान है, तो मैदान के जो तट हैं वो बहुत ज़्यादा होंगे, यहाँ पे जल भरा हुआ है। और यहाँ पे पर्वत आ गए बीच में, तो पर्वत के जो तट होंगे वो कम होंगे, उनकी चौड़ाई कम होगी वहाँ पे जो जल होंगे। तो पर्वत से संलग्न तट कम चौड़ाई वाले होते हैं और मैदान से संलग्न तट अधिक चौड़ाई वाले होते हैं। जैसे पंपास मैदान हो गया और दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत हो गया। तो ये हो गया आपका निमग्न तट के बारे में। तो निमग्न तट में कुछ अपवाद भी हैं। भारत में इसका अपवाद है सबसे पहले कि निमग्न तट में तो ये कहा गया कि जहाँ पर्वत रहेंगे वहाँ पे निमग्न तट की चौड़ाई कम होगी। लेकिन जो भारत में है वो भारत के, जैसे भारत ऐसे है तो इधर अरब सागर में इसकी चौड़ाई ज़्यादा है तटों की। तो क्यों ज़्यादा है? तो इसके लिए माना जाता है कि जब गोंडवाना लैंड संचरित हो रहा था तो उस समय क्या हुआ, ये अरब सागर में डूब गया। तो अरब सागर में डूबने की वजह से चौड़ा हो गया और इसका विस्तार जो है कुल सागरीय क्षेत्रफल का 7.5% है। जो निमग्न तट है उसका विस्तार कुल सागरीय क्षेत्रफल का 7.5% है। फिर इसके महत्व क्या है निमग्न तट के? तो चूँकि यह 200 मीटर के रेंज में आता है, तो मतलब यह प्रकाशित मंडल में आता है, हमने पहले ही देख लिया सूर्य के प्रवेशता के आधार पर। और इसलिए यह महासागरों की सर्वाधिक जैव विविधता एवं जैव द्रव्यमान यहाँ पे पाया जाता है। जैव विविधता एवं जैव द्रव्यमान सर्वाधिक पाया जाता है और इसे पेट्रोलियम निक्षेप भी कहते हैं। जो महाद्वीपीय निमग्न तट है इसे पेट्रोलियम निक्षेप मतलब पेट्रोलियम में मिलता है। तीसरा है, यहाँ पाए जाने वाले जल में डूबी चबूतरी नुमा स्थलाकृति प्राप्त होती हैं, जैसे डागर बैंक हो गया। इस चबूतरी नुमा आकृति को बैंक या सोस भी कहते हैं। तो एक तो हो गया डागर बैंक उत्तर सागर में, सेंट बैंक कनाडा के पूर्वी भाग में, सेंट एंड ग्रांड दोनों कनाडा के पूर्वी भाग में, और जॉर्ज बैंक न्यू फाउंडलैंड द्वीप के पास है। न्यू फाउंडलैंड द्वीप के पास है ये जॉर्ज बैंक। तो ये कहाँ पे पाए जाते हैं? निमग्न तट में। फिर इसी भाग में स्थलीय नदियाँ हिमानियाँ सर्वाधिक भाग मात्रा में निक्षेप जमा करती हैं। कौन से भाग में? निमग्न तट में ही
जो स्थलीय नदियाँ हिमानियाँ होती हैं वो सर्वाधिक मात्रा में निक्षेप जमा करती हैं। दूसरा आ गया आपका महाद्वीपीय निमग्न तट। तो महाद्वीपीय निमग्न तट क्या होता है? महाद्वीपीय निमग्न तट जो है 200 मीटर से 3660 मीटर की गहराई वाला सागर तली का वह हिस्सा जिसका ढाल 3 से 5 डिग्री प्राप्त होता है और कभी कभी 15 से 25 डिग्री प्राप्त होता है। महासागरों के कुल क्षेत्रफल का 8.5% विस्तृत होता है यह हिस्सा। इसमें सागरीय कंदराएँ पाई जाती हैं जिन्हें सबमरीन कैनियन भी कहते हैं। और यहाँ की ढाल की अधिकता है की वजह से ही यहाँ ढाल बहुत ज़्यादा अधिक रहता है, इसलिए जो सागरीय अवसाद होते हैं वो फिसल कर नीचे चले जाते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे चित्र में दिखा देता हूँ मैं, ये वाला भाग है, ये तो हो गया आपका निमग्न तट, ये है ढाल, ये वाला स्लोप। तो यहाँ पे ढाल बहुत तेज है तो यहाँ पे कोई अवसाद रुकता नहीं, नीचे चला आता तुरंत फिसल करके। तो ये कह रहा है कि तुरंत नीचे फिसल करके चला आता है। फिर इसमें ऊपर के 1000 मीटर की गहराई तक विसरण मंडल की प्राप्ति होती है, इसलिए इस क्षेत्र में गहरे एवं छिछले जल में प्रवास करने वाले जीव पाए जाते हैं। तो विसरण मंडल का प्रकाश रहता है इसलिए यहाँ पे जो है कुछ जीव पाए जाते हैं। फिर आ गया आपका कॉन्टिनेंटल महाद्वीपीय उत्थान नीचे वाला। तो यह महाद्वीपीय सीमांत का अंतिम किनारा है जहाँ सागरीय प्लेट के लगने वाले संपीड़न बल से इसके ढाल में कमी आ जाती है संपीड़न बल से, और इसका ढाल 1 डिग्री से कम पहुँच जाता है। इसका विस्तार भी 1.5% है और गहराई 3660 से 4000 मीटर तक पाई जाती है। निमग्न ढालों से फिसलता हुआ मलबा इसी मंडल में आकर एकत्रित होता है, इसलिए इसे मलबा ढाल के तुल्य रखते हैं। अब देखो यहाँ पे ट्रेंच और खाई जो मैंने बताई थी, तो इसको चित्र को बड़ा कर लेते हैं। देखो जो जैसे मान लिया कोई ऐसे स्ट्रक्चर बन रहा है सागरों और महाद्वीपों के बीच, जब स्ट्रक्चर बन रहा है तो उसमें एक तो नीचे वाला हिस्सा जो है डीप है उसे कहते हैं गर्त, और ट्रेंच माने जो ये वाला हिस्सा बन गया इसे कहते हैं खाई। तो ये हो गया ट्रेंच और खाई। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। यह 2 प्लेटों के अभिसारी क्षेत्रों में अवस्थित महासागरों के सबसे गहरे हिस्से होते हैं। इसके निचले हिस्से को डीप या गर्त कहते हैं, जैसे चैलेंजर डीप एंड मेरियाना ट्रेंच। प्रशांत महासागर में सर्वाधिक ट्रेंच और कैनियन है। सर्वाधिक ट्रेंच और कैनियन कहाँ है? प्रशांत महासागर में। और हिंद महासागर में एकमात्र ट्रेंच है सुंदरा ट्रेंच, जो कि इंडोनेशिया, सुमात्रा एवं जावा द्वीप के समीप है। सुंदरा ट्रेंच हिंद महासागर में, और सबसे ज़्यादा ट्रेंच कहाँ है? वो प्रशांत महासागर में है। फिर है सागरीय सीमांत। सागरीय सीमांत में इसे एबिसल प्लेन भी कहते हैं। तो सागरीय सीमांत जो नीचे वाला हिस्सा, ऊपर वाला हिस्सा महाद्वीप वाला कवर हो गया, नीचे वाला सागरीय सीमांत देखते हैं। तो लगभग 4000 मीटर की गहराई औसत वाली सागरीय तली का वह हिस्सा जो कि अत्यधिक समतल है, समतल तो है लेकिन कहीं कहीं, जिसका ढाल 0.5% से भी कम है, ज़्यादा ढाल नहीं है, तथा विस्तार 82.5% है। बहुत ज़्यादा विस्तार रहता है इसमें सागर का। मोटे सागरीय निक्षेपों से ढका हुआ अत्यंत विस्तृत सागर तली का यह हिस्सा समतल है परंतु समरूपी नहीं। समतल तो है, नीचे समतल तो है लेकिन समरूपी नहीं है। कहीं कहीं पर्वत, कहीं पठार, क्योंकि यहाँ बितलीय पर्वत, पहाड़ी, कटक आदि पाए जाते हैं। वैसे बितलीय पर्वत जिसके शीर्ष समतल होते हैं उन्हें गुयाट कहते हैं। ऐसे पर्वत जिनके शीर्ष ऐसे समतल होते हैं उन्हें गुयाट कहते हैं। कटक वे हिस्से हैं जहाँ सागरीय तल के अभिसरण से निरंतर बेसाल्टिक लावा संकीर्ण रेखीय पर्वत श्रेणी उत्पन्न होती है। सबसे लंबा दुनिया का कटक कौन सा है? मध्य अटलांटिक कटक। मध्य अटलांटिक कटक जो है दुनिया का सबसे मिड अटलांटिक रिज बोलते हैं, जो कि दुनिया का सबसे लंबा कटक है। जैसे मान लिया ए हो गया आपका साउथ अफ्रीका, अफ्रीका ही हो गया पूरा, साउथ अफ्रीका क्यों, पूरा अफ्रीका हो गया। और ए मान लिया हो गया आपका दक्षिण अमेरिका, यहाँ से उत्तर अमेरिका। तो यहाँ बीच में आपका यहाँ पे है मध्य अटलांटिक रिज, इसे बोलते हैं मध्य अटलांटिक कटक। फिर उसके बाद, सॉरी आवाज़ में थोड़ा दिक्कत आ गई थी।
फिर उसके बाद आपको दिखाएंगे इसमें, देखिए प्रशांत महासागर जो है, प्रशांत महासागर में कटक नहीं पाए जाते हैं। कटक, कटक से मुझे कुछ याद आ रहा, कटक कटक कटक, कटक से शायद चावल अनुसंधान, कट कट, मैंने कहीं पढ़ा है इसको, चावल अनुसंधान शायद कटक में है, ये हरियाणा में शायद है, तो इसीलिए कटक कटक ऐसे याद आ रहा है ना कि कट कट, कहीं मैंने पढ़ा है इसलिए उस तरह से आवाज़ निकल रहा है। लेकिन ये कटक दूसरा है, यहाँ अपसरण से, अपसरित होने से जो है कटक का निर्माण होता है। दो सागरीय या महाद्वीपीय प्लेट हो, सागरीय और महाद्वीपीय प्लेट जब मिलते हैं, या सागरीय सागरीय प्लेट मिलते हैं, तो प्रशांत महासागर में कटक नहीं पाए जाते हैं, जबकि हिंद महासागर में कटक पाए जाते हैं। और प्रशांत महासागर में कटक नहीं पाए जाते तो क्या पाए जाते हैं, ट्रेंच पाए जाते हैं ज़्यादा, अभी पिछले में देखा हमने यहाँ पे, ये भी इम्पोर्टेंट है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि सागरीय द्रोणियाँ जल में डूबा हिस्सा महाद्वीपों की भांति विविधता लाई हुई है। तो ये हो गया रिवीजन इसका। फिर उसके बाद है कि महासागरों के क्षेत्रीकरण या मंडलीकरण या भू राजनीतिक विभाजन। तो जब पुनर्जागरण कालखंड के उपरांत, जब पुनर्जागरण काल खत्म हो गया, तो देखा गया कि विश्व स्तर पर स्थल शक्ति एवं जल शक्ति के मध्य संघर्ष की स्थिति आ गई है, और औपनिवेशिक काल में सागरीय शक्तियाँ उभर कर सामने आई हैं, क्योंकि सभी जो है अधिकाधिक माने ज़्यादा से ज़्यादा सागरीय जल में अपना अधिकार जमाना चाहते हैं, जिसका कई परिणाम हुआ, जैसे प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध। तो ऐसी स्थिति पुनः ना हो, इसलिए सामुद्रिक कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय बनाया गया, अनक्लॉज इसको इंग्लिश में बोलते हैं, UNCLOS, अनक्लॉज, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, सामुद्रिक कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय बनाया गया। तो अनक्लॉज क्या कहता है, तो अनक्लॉज को तो 1922 के तहत अधिनियम पारित किया गया, लेकिन लागू कब हुआ, 1994 में। तो अनक्लॉज, देखो सबसे पहले चीज़ हम समझते हैं तट रेखा क्या है। तो मान लिया हमारा भारत के क्षेत्र में, जैसे भारत का हिस्सा ऐसे ऐसे है, ये हो गया भारत का हिस्सा, मान लिया भारत का हिस्सा ऐसे इधर वाला, और यहाँ बंगाल की खाड़ी हो गई। तो जो भारत का ओरिजिनल हिस्सा है, जैसे ऐसे टेढ़ा मेढ़ा हुआ है, तो इसको कहते हैं तट रेखा। क्या कहते हैं, तट रेखा। फिर इसके बाद आधार रेखा किसे कहते हैं, तो इस तट रेखा के बाहरी क्षेत्र को, जो बिंदु है, इसी बिंदु को ऐसे मिला दिया जाए, तो इसको कहते हैं आधार रेखा। इसी आधार रेखा से सारी दुनिया नापी जाती है। जो सबसे लंबा वाला हिस्सा होता है बाहर निकला हुआ, सागर के जो बाहर सागर की तरफ जो सबसे ज़्यादा बाहर निकला वाला हिस्सा होता है, या कम ही होता है, ऐसा कोई डिसाइड नहीं कि बाहर वाला ही, तो उस रेखा को ऐसे मिला देते हैं, तो इसे बेस लाइन कहते हैं। अब देखो बेस लाइन जब बन गया, तो बीच में थोड़े से भाग छूट गए ना इधर वाले, तो इन बीच वाले भाग को कहते हैं आंतरिक जलमंडल। यहाँ जो जल रहता है उसे आंतरिक जलमंडल कहते हैं। प्रादेशिक एवं क्षेत्रीय जलमंडल किसे कहते हैं, तो फिर यहाँ से जो 12 नॉटिकल मील दूरी होती है, नॉटिकल मील मैंने 1.85 होता है, मैंने पहले ही वीडियो में बताया, तो इसे बोलते हैं 12 नॉटिकल मील जो रहती है दूरी, उसे कहते हैं प्रादेशिक जल सीमा। और 24 जो नॉटिकल मील दूरी रहती है उसे समीपवर्ती जलमंडल कहते हैं। और 24 से ज़्यादा जो 200 के बीच रहती है उसे अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। और उसके भी बाद जो रहती है 200 मीटर से भी ज़्यादा रहती है, 200 मीटर नहीं, 200 नॉटिकल मील से जो दूर रहती है उसे ओपन और हाई सी कहते हैं। तो इसी को आप जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। तट रेखा, स्थल खंड का वह किनारा जो सागरीय जल से संपर्कित होता है उन्हें ही तट रेखा कहते हैं। आधार रेखा, स्थलीय तटों के सागर की ओर निकले बिंदुओं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को आधार रेखा, एक काल्पनिक रेखा है मानव कृतिक। सागरों की दूरी मापने के लिए आधार रेखा को ही आधार माना जाता है, जिसका मापन नॉटिकल मील में किया जाता है। समुद्री मील में 1.85 किलोमीटर होता है, 1 नॉटिकल मील बराबर। आंतरिक जलमंडल, तट रेखा एवं आधार रेखा के मध्य उपस्थित सागरीय जल के क्षेत्र, जैसे लैगून झील, पश्च झील, नदियों के मुहाने, एस्चुरीज आदि, जो आंतरिक जलमंडल के अंतर्गत आते हैं। प्रादेशिक एवं क्षेत्रीय जलमंडल, आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील दूरी तक के जो समुद्री जल क्षेत्र हैं उसे प्रादेशिक या क्षेत्रीय जलमंडल कहते हैं। इस जोन में संबंधित राष्ट्र की, मतलब जिस राष्ट्र का, जैसे भारत का है तो भारत के 12 नॉटिकल मील की दूरी तक को उसका अधिकार है, उसकी संप्रभुता होती है। मतलब उसमें आर्थिक, सामरिक तथा परिवेश सुरक्षा का पूर्ण अधिकार उसी राष्ट्र को होता है। भारत को ही 12 नॉटिकल मील दूरी तक जो है प्रादेशिक सीमा तक पूरा अधिकार होगा। इसमें किसी भी राज्य का हस्तक्षेप नहीं होगा, या किसी अन्य राज्य की, यदि किसी अन्य राज्य की जो जलीय सीमा इसके साथ साझा करती है तो दोनों के मध्य वह जल क्षेत्र जो है समान भागों में विभाजित हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ भारत है और यहाँ कोई और देश है,
तो दोनों के मध्य अगर मान लिया दोनों का 12 की इसी में रेंज में आ रहा है तो दोनों में विभाजित हो जाएगा। अगर विभाजित नहीं होता तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में चला जाएगा। चूँकि श्रीलंका भारत की जलीय सीमा के अंतर्गत आता है, इसलिए भारत का मानचित्र श्रीलंका के साथ दिखाया जाता है। मतलब श्रीलंका का मानचित्र भी भारत के साथ दिखाया जाता है, मैंने उल्टा बोल दिया। नोट है, यदि किसी अन्य राष्ट्रों के जहाज़ों को प्रादेशिक जल क्षेत्र में, मतलब जैसे भारत के 12 नॉटिकल मील की दूरी में प्रवेश करना है तो क्या क्या करना पड़ेगा। पहले तो उसे शांतिपूर्ण तरीके से व्यापार के उद्देश्य से आए तो, जहाज़ को खराबी ठीक कराने के उद्देश्य से आए तो, समुद्री आपदाओं से बचने के लिए आए तो, ईंधन पुनर्भरण के लिए आए तो, समुद्री लुटेरों से बचाव के लिए आए तो। लेकिन प्रवेश से पूर्व उसे क्या क्या करना पड़ेगा, तो पनडुब्बी को जल सतह पर आना होगा। अगर पनडुब्बी रहेगी तो उसे जल सतह पर आना होगा। अपने राष्ट्र ध्वज को दिखाना रहेगा। और जो तटरक्षक बल उस समय कार्य कर रहा है को कुछ भी पूछेगा तो उसको पूरी मांग जो है वो दी जाएगी, जो भी मांग वो करेगा। फिर है समीपवर्ती जलमंडल, तो 24 नॉटिकल मील दूरी तक का। तो यह तो संबंधित राष्ट्र का आर्थिक अधिकारिता प्रदान करती है, बट रक्षा एवं प्रतिरक्षा के लिए अड्डे नहीं बना सकते हैं। जैसे मान लिया 12 तक तो कुछ भी कर सकते हैं, रक्षा अच्छा सब कुछ बनाओ, लेकिन 24 तक, जो 24 नॉटिकल मील दूरी है 12 से 24 के बीच में, यहाँ पे आप आर्थिक काम कर सकते हैं, लेकिन अड्डे उड्डे नहीं बना सकते। मतलब कोई अड्डा रक्षा के लिए नहीं बना सकते। प्रादेशिक जल क्षेत्र में उपस्थित सैन्यकर्मी, मतलब जो यहाँ सैन्यकर्मी उपस्थित हैं 12 नॉटिकल मील के रेंज में, वह किसी प्रकार की आशंका में यहाँ तक दौड़ा सकते हैं किसी को भी। और इसे हॉट परस्यूट जोन कहते हैं। इसीलिए इसे हॉट परस्यूट जोन कहते हैं। जो समीपवर्ती 24 नॉटिकल मील वाला दूरी होता है उसे हॉट परस्यूट जोन कहते हैं, क्योंकि यहाँ दौड़ा सकते हैं। फिर है राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरा के संदर्भ में ऐसे जहाज़ों को नष्ट भी कर सकते हैं। ये भारत है, 12 किलोमीटर रेंज प्रादेशिक जल सीमा। फिर 12 से 24 में समीपवर्ती जलमंडल या कॉन्टिजियस, इसको कहते हैं हॉट परस्यूट जोन। और यहाँ पे कोई जहाज़ अगर जो ये लोग भगा रहे हैं, इस जहाज़ पे लगा कि आशंका आ गया तो इसको यहीं पे नष्ट कर दो, ख़त्म कर दो इसको। तो ये अधिकार है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो होता है इसके बाद वाला हिस्सा 24 से 200 किलोमीटर में होता है, जहाँ पे प्रत्येक राष्ट्र के भिन्न भिन्न दूरी जो है, प्रत्येक राष्ट्र की भिन्न भिन्न दूरी है। क्योंकि देखो ये जो है तल के आधार पर होता है, तो जिसका तल ज़्यादा होता है उसकी दूरी अलग हो जाती है। फिर है इसमें विदेशी जहाज़ आगमन, पाइपलाइन, समुद्री केबल सभी बिछा सकते हैं, मतलब सभी राष्ट्र के लोग। फिर उच्च या खुला सागर, तो अब तो उच्च या खुला सागर जो है उसमें कुछ भी करो। अनन्य आर्थिक क्षेत्र से भी बाहर है, इसमें सभी राष्ट्र को समान अधिकार है। यहाँ किसी भी प्रकार की आर्थिक क्रिया के संपादन हेतु IS से, मतलब अंतर्राष्ट्रीय सागर नितल प्राधिकरण से अनुमति लेनी होती है, और अनुमति लेकर के कोई भी कार्य कर सकते हैं। तो इसको चित्र को थोड़ा बड़ा करके दिखाते हैं भारत के संदर्भ में। तो भारत के संदर्भ में देखो, ये इंटरनल जोन है, ये शोर लाइन है, तटरेखा इसको बोलते हैं, ये बेस लाइन है, इंटरनल वाटर है, 12 किलोमीटर के रेंज प्रादेशिक, 24 किलोमीटर के रेंज में कॉन्टिजियस या समीपवर्ती, और 200 मीटर तक अनन्य आर्थिक क्षेत्र, और उसके बाद हाई वाला क्षेत्र। उसके बाद हम सागरीय तापमान नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।